सलमान खान ने हंसते हंसते अपना बैलेंस भी खो दिया। अभी जो शॉट मारने वाला है विथ हर्ट एंड सोल, ये देखिए बाहुबली को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है, वो तो साथ दे रहा है और पता चला है पीछे से जो है उसको ऑल आइज ऑन नीतीश कुमार लाइक दिस, है ना। तो आंसर इज बी, दैट इज। मैं आपका अपना निशान जायसवाल बड़े स्ट्रांगली के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला इडियम बहुत शानदार इडियम है और देखिए लिखा हुआ है हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा, और इसका मतलब क्या होता है हम ये जानेंगे, है ना। क्या ये कंप्लीट ऑनेस्टी है, क्या ये फ्रंट टू फ्रंट है, क्या ये विथ ऑल द एफर्ट यू कैन पुट है, या फीलिंग सिंपैथी, किसी के लिए आप सिंपैथी बता रहे हैं समवन के लिए, क्या है ये हार्ट एंड सोल। इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा मैंने आपके सामने वीडियो लगाया है, बहुत अच्छा क्लिप लगाया है, आप इस वीडियो को देखिए, है ना। थोड़ा सा इस वीडियो को देखेंगे हम लोग। ये देखिए आप इसमें देख पा रहे हैं ये बिल्कुल लास्ट बॉल है, सब लोग लगा हुआ है, ये लास्ट बॉल है ना, और इस लास्ट बॉल पे 6 मारना है। अगर 6 नहीं लगेगा तो 3 गुना लगान देना पड़ेगा। याद है ना आपको ये सीन, लगान का ये लास्ट सीन, आखिरी सीन। देखिए क्या फील्डिंग लगाया जा रहा है, देखिए, है ना। अब देखिए बॉलर द्वारा सबकी आशाएं, सबका आशा, देखिए अब जब ये खेलेगा उस शॉट को तो ये कैसे से खेलेगा विथ हार्ट एंड सोल, है ना। अभी जो शॉट मारने वाला है ये कैसे खेलेगा विथ हार्ट एंड सोल, ये देखिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या है, ये जो शॉट इन्होंने मारा, ये शॉट कैसे मारा, ये शॉट मारा इन्होंने विथ हार्ट एंड सोल। मतलब क्या, विथ ऑल द एफर्ट, जितना एफर्ट इनके पास है वो लगा सकते हैं, जितना एफर्ट वो लगा सकते हैं इन्होंने यहां पे एफर्ट को लगाया। आमिर खान ने जितना एफर्ट लगा सकते हैं वो लगाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, है ना। यहां इस शॉट में अभी ऑनेस्टी की फिलहाल बात नहीं हो रही, फ्रंट टू फ्रंट की बात नहीं हो रही, और कोई सिंपैथी की बात नहीं हो रही, तो सी इज द राइट आंसर। मतलब हार्ट एंड सोल, जिस काम को आप करते हैं पूरे दिलो जान से, जितनी आप में एनर्जी है, जितना आप में शिद्दत है, आप सब लगा देते हैं। मतलब आपने अपना क्या दे दिया, आपने अपना हृदय और आत्मा दोनों उस काम के लिए दे दिया। दिस इज कॉल्ड व्हाट, विथ हार्ट एंड सोल। कहने का मतलब है अगर आपको एसएससी में सिलेक्शन चाहिए तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, कैसे, विथ हार्ट एंड सोल, राइट। तो सी इज द राइट आंसर। आइए मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये एक ईडियम है ना, ईडियम, राइट। और एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको याद आ गया होगा, बाहुबली कटप्पा, है ना। He was murdered in cold blood. He was murdered in cold blood, right? और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन आप लें, राइट। इन कोल्ड वेदर, deliberately, when blood was cold, या फिर regretfully, है ना। कहने का मतलब he was murdered, उसकी मर्डर, उसका जो मर्डर हुआ वो कैसे हुआ, इन कोल्ड ब्लड हुआ। वो क्या कहना चाह रहा है, क्या कोल्ड वेदर में हुआ, डिलिबरेटली में हुआ, when blood was cold, या फिर regretfully, regretfully समझते हैं आप, पछतावा में। आपको याद होगा इस फिल्म में जो कटप्पा जो बाहुबली को मारता है, मारना नहीं चाहता, लेकिन एक प्लान वे में जानबूझकर, है ना, एक प्लानिंग की गई है, एक साजिश के तहत जो है उसको मारा जाता है, पीछे से वार किया जा रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो मर्डर हुआ उसका, वो मर्डर कैसे हुआ, वो मर्डर कोई भी कोल्ड वेदर में नहीं हुआ, है ना। जब उसका खून ठंडा था तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रिग्रेटफुली, पछतावा, ऐसा नहीं, पछतावा तो था उसको, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग ये नहीं है ना। रिग्रेटफुली यहाँ पे नहीं इसका मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब है क्या, डेलिबरेटली। डेलिबरेटली में क्या होता है, जानबूझकर, मतलब कैसा किया आपने, प्लानिंग के साथ किया, ठीक है, जानबूझकर किया, प्लानिंग के साथ किया, इट इज वर्क कॉल्ड व्हाट, डेलिबरेटली, राइट। तो इन कोल्ड ब्लड, मतलब आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, जानबूझकर विद प्लानिंग। और यही अगर मान लीजिए यहाँ पे इन कोल्ड ब्लड नहीं होता और अगर यही लिखा होता है यहाँ पे इन हॉट ब्लड, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपने जो मर्डर किया है, आपने सामना किया है उसका, सामने से लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और फिर उसका खून हुआ, तो वो क्या है, इन हॉट ब्लड है, होता है ना, सामने से खून हुआ, लड़ रहा है भाई दोनों व्यक्ति, उसके बाद जो है सामने से उसका मर्डर कर दिया, वो डेट इज क्या, इन हॉट ब्लड। लेकिन यहाँ पे तो पता ही नहीं है,
बाहुबली को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है, वो तो साथ दे रहा है और पता चल रहा है पीछे से जो है उसको मतलब तलवार जो है लगा दिया उसको, है ना, मार दिया उसको। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक तरह का क्या है, इन कोल्ड ब्लड। तो आंसर इज व्हाट, डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपके सामने में इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं और आपको बताना है, यहां पे एक वर्ड आ रहा है क्या, एक इडियम है यहां पे लिखा हुआ बेली लाफ, है ना। और आपको पता है इंग्लिश का जो एक बहुत बेहतरीन एग्जाम होता है सीपीओ, जहां मेंस में सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश आता है, तो सीपीओ का पेपर है ये, 2022 का क्वेश्चन है आफ्टरनून सेशन का, शिफ्ट का। और आपसे पूछ रहा है कि बेली लाफ का मतलब क्या होता है, ए है, बी है, सी है, डी है। और देखिए इतना तो तय है कि भाई हंसना ही इसका आंसर है। और देखिए ये जो हंसने की बात है ना, ये चारों ऑप्शन में रख दिया इसमें, और इतने मतलब देखिए बेहतरीन सब वर्ड डाल दिए ना। देखिए यहां पे एक वर्ड डाल दिया है इनविशन, एक वर्ड यहां डाल दिया, देखिए डाल दिया है अनरिस्ट्रेन्ड, एक वर्ड देखिए यहां पे क्या डाल दिया है, रेडिक्यूल। कहने का मतलब है आपको ये तो मालूम है कि भाई हंस रहा है तो बहुत जोर से हंस रहा है, ये सब कुछ है, लेकिन बदला देखिए कैसे ले रहा है, ऑप्शन से बदला ले रहा है आपसे कि भाई चलो ये तो सिंपल इडियम मैंने डाल दिया, लेकिन आप क्वेश्चन को तभी बना पाएंगे जब आपकी वोकैब अच्छी है, जब आपको यहाँ इनविशन का मतलब पता है, जब यहाँ पे आपको अनरिस्ट्रेन्ड का मतलब पता है, जब यहाँ पे आपको रेड्यूकिल का मतलब पता है, तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन। लेकिन चलिए मैं हर एक को अच्छे समझाता हूं आपको, लेकिन पहले मैं इस इडियम में बात कर लेता हूं। देखिए बेली लाफ, बेली लाफ, देखिए बेली ये हो गया, है ना, बिल्ली ये हो गया। अब इंसान हंस रहा है तो देखिए कैसे हंस रहा है, एकदम पेट पकड़ के हंस रहा है, मतलब बहुत क्या कर रहा है, बहुत जोर से हंस रहा है ना, लाउड, बहुत जोर से हंसी आ रही है, अरे यार, है ना, कुछ ऐसा कपिल शर्मा के शो में हो गया जो कि एकदम पेट पकड़ के हंस रहा है, मतलब जोर से हंसना, पागलों जैसा हंसना। और आप देखो साथ में, आप देखो क्या है, इस इंसान ने, सलमान खान ने हंसते हंसते अपना बैलेंस भी खो दिया, मतलब बिल्कुल आप आओगे ना, बिल्कुल हंस रहे हैं। ये एक तरह क्या है, बेली लाफ। चलिए आपको ईडियम तो समझ में आया कि बेली लाफ का मतलब क्या होता है, बहुत जोर से हंसना, अपने पूरे बैलेंस को खो के हंसना, ठीक है। चलो देखिए अब जब आप ऑप्शन ए को देखते हैं तो आप पाते हैं मॉकिंग समवन, है ना, मॉक, यहां पे वर्ड क्या आ रहा है, मॉक। देखिए मॉक का मतलब होता है उपहास उड़ाना, उपहास, मतलब आप जब किसी पे हंसते हो वो क्या है, मॉक। ये किसी पे हंस नहीं रहा, ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट हो गया कि उसको बहुत जोर से हंसी आ रहा है, यहां मॉकिंग नहीं हो रहा, किसी पे हंसना, किसी पे हंसना, आप देख के हंस दिए, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं, यहां पे मॉकिंग नहीं हो रहा, क्लियर है, मॉकिंग नहीं। देखो एक मॉकिंग यहां पे आ रहा है और एक देखो मॉक यहां आ रहा है, टोटल वोकैब का रोल है सर, अच्छा वोकैब होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। देखो एक मॉक यहां, एक मॉक यहां, और एक वर्ड देखो यहां पे क्या है, रेडिकुल। देखो रेडिकुल का मतलब भी मॉक ही होता है, सब दूसरों पे हंसना, दूसरों पे मजाक उड़ाना, ठीक है। तो ना यहां से मॉकरी काट दीजिए, मॉक काट दीजिए, तो ए और डी तो आपने काट दिया, ठीक है। देखिए लाफिंग विथ इनहिबिशन और अलाउड विथ अनरिस्ट्रेन्ड लाफ। अब देखिए यहां पे अगर मुझे इस दो वर्ड का मीनिंग आ रहा है ना, तभी मैं इस क्वेश्चन को बना सकता हूं अच्छे से। तो आइए पहले मैं आपको इस दोनों वर्ड का मीनिंग समझाता हूं। देखिए इनहिबिशन मतलब क्या होता है, इनहिबिशन मतलब होता है रुकावट, रुकावट, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि लाफिंग विथ इनहिबिशन क्या रुक रुक के हंस रहा है, थोड़ा सा हा 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 हंस लिया, फिर रुक गया, फिर रुक गया, फिर हा हा हंस लिया, क्या यहां ऐसा हो रहा है, लाफिंग विथ इनहिबिशन क्या रुकावट से हंस रहा है, ये तो बस हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। तो यहां पे कुल मिलाकर के इनहिबिशन नहीं हो रहा, इसीलिए ऑप्शन बी भी क्या है, गलत है। अब हमारे पास क्या बचता है, ऑप्शन सी। तो ध्यान दीजिएगा, अलाउड एकदम बिल्कुल जोर जोर से, है ना, और अनरिस्ट्रेंड। देखिए रिस्ट्रेंड अनरिस्ट्रेंड मतलब क्या होता है, देखिए रिस्ट्रेंड क्या होता है, रिस्ट्रेंड होता है आपका बैलेंस, क्या होता है, बैलेंस। और आपने जब अपना बैलेंस ही खो दिया, है ना, जब आपने अपना बैलेंस ही खो दिया, अनबैलेंस हो गया, है ना, अनबैलेंस क्या हो गया आपका, अनरिस्ट्रेंड। तो लाउड बहुत जोर जोर से और साथ में अपने पूरे अनबैलेंस को खो के वो इंसान हंस रहा है, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है आपका बेली लाफ। दैट्स व्हाई 58 का आंसर क्या होगा,
सी। हाँ देखिए, बहुत अच्छा फ्रेज है, बहुत अच्छा idiom है, सॉरी। कह रहा है, और ये देखिए सी पे ओशन है, कह रहा है सॉल्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का नमक। ये कैसा idiom है ना? लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग है। और आप क्लिप समझ सकते हैं, इस क्लिप में जो है दिखाया गया किसको? युधिष्ठिर को, जो कि बहुत ही नेक, बहुत ही सच्चे इंसान है, कभी भी अपने जीवन में इन्होंने झूठ नहीं बोला, ठीक है, बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है। तो आपको समझ में तो आ ही गया वैसा आंसर क्या होगा, है ना? लेकिन आइए समझते हैं इसको डिटेल से, है ना? आप यहाँ कह सकते हैं, युधिष्ठिर को कह सकते हैं सॉल्ट ऑफ द अर्थ, है ना? सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तो ये कैसे? डू एनीथिंग पॉसिबल? नहीं। हाँ, अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन, ये हो सकता है। अच्छा, सी में कह रहा है डिस्कवर्ड आफ्टर ए लॉट ऑफ सर्चिंग। नहीं, डिस्कवरी की यहां कोई बात नहीं हो रही। चूज वन एट रैंडम, रैंडम अचानक से कोई भी चुन लिया, ऐसा कुछ कर रहा है क्या? नहीं। तो बहुत इजी, इसका आंसर क्या है? बी, अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट। समझाऊंगा मैं ऐसा क्यों कहते हैं, क्या होता है, सब समझाऊंगा। लेकिन पहले आप इतना समझो कि जो इंसान बहुत अच्छा है और बहुत ईमानदार है, ऐसे इंसान को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्ट ऑफ द अर्थ, सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां पे हमने एग्जाम्पल लिया है किसका? युधिष्ठिर का। हम इसको कह सकते हैं, इनको कह सकते हैं क्या? सॉल्ट ऑफ द अर्थ। अब बोलोगे सर आपने कोई रिसेंट एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया, हाल फिलहाल के आसपास का? क्या करूं, आज के टाइम पे कलयुग में ऐसे कोई इंसान है ही नहीं, दिखते ही नहीं, तो इसीलिए यहां से उठाना पड़ा। तो सॉल्ट ऑफ द अर्थ, देखिए इसका जो ओरिजिन है ना, जहां से ये आया है, ये बेसिकली बाइबल से आया है ना? बाइबल में इसका जिक्र है, सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तो देखिए ऑनेस्टी क्या, बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है। ये हम छोटे इंसान से, छोटे लोगों से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं कर सकते। तो क्या था, आप देखिए, जब हमारा देश भी गुलाम था तो भी आपने सुना होगा कि साल्ट एक्ट ना, जो नमक के कानून को तोड़ा गया था। क्यों? तो नमक को क्या बना दिया गया था भाई, कि हमें नमक मिलता ही नहीं था, उसे कानून को तोड़ा गया, है ना? गांधी जी ने तोड़ा उस नियम, उस कानून को। तो देखिए कहने का मतलब है कि जो सॉल्ट है वो एक तरह से क्या हो गया, बहुत ही प्रीसियस थिंग हो गया, प्रीसियस चीज हो गया। अब जो ऑनेस्टी है ये भी क्या है? प्रीसियस है, ये भी हर जगह नहीं मिलता, ये भी बहुत ऊंची चीज है। तो इसी तरह से तो जो चीज क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत ऑनेस्ट है, वो इंसान क्या कहलाया? सॉल्ट ऑफ द, राइट। तो ये बाइबल से लिया गया है। और क्यों बोलते हैं ऐसा, आपको मैंने समझाया, है ना? कि सॉल्ट उस वक्त बहुत ही रैंडम नहीं मिलता था, जैसे आज इतना आसानी से मिल जाता है, बहुत दिक्कत होती थी मिलने में। और ये हमारे गुड हेल्थ के लिए बहुत जरूरी था। आपको पता ही है, नमक नहीं खाएंगे तो हम लोग कैसे हो जाएंगे, राइट? इसलिए सॉल्ट ऑफ द अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन। तो बी इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन जो है वो आएगा आपके सामने में, इडियम्स एंड फ्रेजेस है। और आपके सामने 9th नंबर क्वेश्चन है ना। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, आपके सामने इडियम एंड फ्रेजेस है, और आपके सामने इडियम है इन विल एंड वो, इन विल एंड वो, है ना? और ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। इन विल एंड वो का मतलब होता है कि सुख दुख में, सुख दुख में, है ना? विल जैसे कोई घाव का निशान हो गया, है ना, वो मतलब दुख होता है, वो फुल भी एक वर्ड होता है। और ये जो वो है बहुत पुराना शब्द है, पहले के इंग्लिश में आप देखोगे, अभी मॉडर्न इंग्लिश में तो यूज नहीं करते इसको, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ है इसलिए हमें देखना जरूरी है। तो इन विल एंड वो का मतलब क्या होता है? सुख दुख में। देखिए जैसे आप देखिए, यहाँ पांचों भाई हैं, छोटे छोटे हैं अभी सभी लोग, माँ कुंती है। तो हमारी जो माँ होती है वो क्या होती है? हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ होती है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अभी सुख है या अभी दुख है, हर हालात में माँ क्या होती है? हमारे साथ होती है ना, क्योंकि उसे हमसे प्रेम है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि माँ जो होती है वो हमारे सुख दुख में साथ होती है, मतलब माँ हमारे विल एंड वो में साथ होती है। सुख दुख याद रहेगा आपको, ठीक है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन ले जहां ये बात बताया जा रहा है कि सुख दुख में हमारे साथ। इन सैड एंड ग्लूमी, यहां पे देखिए एक वर्ड आ रहा है ग्लूमी, ग्लूमी। देखिए ग्लूमी का मतलब होता है उदास, दुखी भी है उदास भी है, यहां तो सुख दुख दोनों की बात हो रही है ना। सैड है अच्छी बात है, फिर ग्लूमी आ गया, ये अच्छी बात नहीं, दोनों वर्ड तो एक जैसे हो गए, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो गया?
गलत हो गया। अच्छा, हैप्पीनेस खुशी में साथ है, गुड टाइम्स अच्छे समय में साथ है, यहाँ पे खुशियां की तो बात हुई, दुख की तो बात ही नहीं हुई, इसलिए इसका आंसर बी भी नहीं होगा। सी ऑप्शन को देखिए, कह रहा है प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या होता है? संपन्नता, आप संपन्न हैं तो भी मां आपके साथ है। और एडवर्सिटी मतलब क्या? दुर्भाग्य, आपको प्रॉब्लम है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, किस्मत खराब है, जो कुछ भी है, सारे सारे गम आपके साथ है, लेकिन फिर भी मां आपके साथ है। तो कहने का मतलब है हमारे सुख दुख में मां हमारे साथ है, मतलब हमारे प्रॉस्पेरिटी संपन्नता और दुर्भाग्य एडवर्सिटी में दोनों में साथ है। इसीलिए वी विल गो विथ ऑप्शन सी। डी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। देखिए, डिसअपियर एंड फ्यूचर। देखिए, डिसअपियर मतलब होता है उदास, निराश, चलिए अच्छी बात है, लेकिन फ्यूचर तो यहाँ पे इरिलेवेंट है, इसका तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी गलत है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये फ्रेज याद होगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए, बड़ा सिंपल सा है, कह रहा है अगला जो इडियम है आपसे इसका मीनिंग पूछ रहा है और आपसे पूछ रहा है अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न का आपको मतलब बताना है कि अ ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है। अच्छा अच्छा, आप देखिए, क्या इस क्लिप से आप कुछ समझ पा रहे हैं? देखिए जरा सा इसको, ये भाई साहब ठहरे कुक, खाना बनाने आए हैं, लेकिन देखिए ये खाना कैसे बना, देखिए क्या कर रहे हैं, वो दूर से इसे फेंक दिया, है ना। ये खाना बनाने का तरीका होता है क्या? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी इनको खाना बनाना नहीं आता, इनको खाना बनाने का अनुभव नहीं है, इनको खाने बनाना का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, ये हमें इस क्लिप में दिख रहा है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग इस इडियम को देखते हैं, ग्रीन हॉर्न। देखिए हॉर्न, जो सिंग लगे होते हैं जानवर के, हॉर्न, देखिए प्राय क्या होता है, ये डार्क कलर का होता है, लेकिन अभी क्या है, वो ग्रीन है ना। जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं ना कि अभी पका नहीं है, ये पका खिलाड़ी नहीं है, ये मांझा खिलाड़ी नहीं है अभी, तो ग्रीन मतलब अभी अभी आम जो है वो कैसे हैं? ग्रीन है, मतलब अभी कच्चे हैं, मतलब क्या है? एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभवहीन व्यक्ति है वो, है ना। तो कहने का मतलब है ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है? जिसके पास अभी अनुभव की कमी है, अभी यहाँ पे इस कुक के पास अनुभव की कमी है, इसीलिए इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अशिक्षित नहीं, चालाक नहीं, कौशल नहीं, है ना। अभी यहाँ पे देख, जो आप देख रहे हो इस क्लिप में, यहाँ पे अशिक्षा की कोई बात नहीं हो रही, चालाकी की कोई बात नहीं हो रही, और कौशल की कोई बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है? इन ओह क्या बात है, चलिए धोनी जी आ गए, आइए देखते हैं। और आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है और यहां ईडियम है, रिस्ट फीवर पिच, बुखार चढ़ गया बिल्कुल, है ना। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, कह रहा है, तो मैं आपको बता रहा था कि जब धोनी जी बैटिंग करने के लिए आते हैं तो ऐसा हाल हो जाता है स्टेडियम का कि सब लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं, क्रेजी हो जाते हैं, है ना। और वो इनका फीलिंग्स इतना स्ट्रांग होता है कि उसको कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, टू गेट सो स्ट्रांग दैट वन कैन नॉट कंट्रोल देम, है ना। एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट पूरा भरा पड़ा। अच्छा, ऑप्शन सी में देखिए क्या लिखा हुआ है, बी एक्सट्रीमली सीरियस। क्या सीरियस होते हैं लोग? वोरिंग, चिंता करते हैं क्या? ना, वोरिंग तो नहीं करते भाई, तो सी इसका आंसर नहीं होगा, स्टार्ट विल नहीं इसका आंसर होगा। आंसर क्या हो गया इसका? बी, राइट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने इडियम्स एंड फ्रेजेस है ना। और आपके सामने में इडियम है कि द यंग बॉय वॉज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। इसमें जन्म लिया है चांदी के चम्मच, सिल्वर स्पून। भाई ये सिल्वर स्पून क्या है, देखते हैं। सिंपल है लेकिन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, इसलिए आपको जानना चाहिए। आप यहां पे क्लिप देख रहे होगे, है ना। इस क्लिप में कौन है भाई? आर्यन खान है। कौन है ये? शाहरुख खान का बेटा, है ना। शाहरुख खान तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, है ना, और वो बॉलीवुड का बादशाह बना, लेकिन ये नहीं, है ना। कहते हैं कि जब कोई अमीर घर में, बहुत बड़े घर में जन्म लेता है, तो वो जो जन्म लेता है उस बड़े घर में, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉर्न विथ सिल्वर स्पून। तो इस एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, इस क्लिप से हम कह सकते हैं कि जो शाहरुख खान का बेटा है आर्यन खान, ये क्या, कैसे जन्म लिया है? बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, राइट।
तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? बॉन्ड विथ स्पून नहीं, बॉन्ड टू रिच इज एंड लग्जरी, है ना। कहां जन्म लिया है उसने? बिल्कुल धनाट धनी में, और सारे लग्जरी के साथ, जो चाहेगा वैसा होगा, है ना। जो भी डैडी से डिमांड करेगा सब मिल जाएगा। अच्छा, सी में देखिए, बी इसका आंसर है। सी में क्या कह रहा है? बॉन्ड विथ स्पून ना। डी में बॉन्ड टू नॉट सो रिच पेरेंट्स, नहीं भाई, अमीर घर में जन्म लिया है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका बी, राइट, बॉन्ड टू रिचेस एंड लग्जरी। मैं एक बात बता दूं आपको कि देखिए, जो हमारा इडियम और फ्रेज में वर्ड होता है और वही वर्ड आपको दिख जाए ऑप्शन में, तो देखिए ऐसा ना के बराबर ऐसा उसका आंसर होगा। जो वर्ड इसमें है और वही वर्ड अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो वो ऐसे भी गलत है भाई। यहाँ पे स्पून का मतलब स्पून थोड़ी है, सिल्वर स्पून का मतलब यहाँ स्पून थोड़ी है। तो देखिए ऑप्शन ए में भी स्पून लिख दिया, ऑप्शन सी में स्पून लिख दिया, वो तो गलत ऐसे भी है। तो अधिकांश देखिएगा, अगर आपको कभी ऐसा दिख जाए कि सेम वर्ड यहां भी है, सेम वर्ड यहां भी है, तो अधिकांश में वो गलत ही होता है। कहीं कहीं रेयरली सही हो जाए, वो अलग बात अलग है, लेकिन अधिकांश में गलत ही होता है। तो जो इंसान, जो बच्चा अमीर घर में पैदा लिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड विथ सिल्वर, आंसर सिल्वर स्पून। चलिए मूव करते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओ माय गॉड, देखिए कह रहा है प्ले इट बाय ईयर, प्ले इट बाय ईयर, है ना। और इस ईडियम का आपको मीनिंग बताना है कि प्ले इट बाय ईयर क्या होता है। इस ईडियम को समझने के लिए हम लोग ये दोनों क्लिप देखते हैं, समझ में आ जाएगा, है ना। अच्छा, तो इसको समझने से पहले इसको समझते हैं ना, यहाँ शाहरुख खान है ना। अच्छा, ये डीडीएलजे से लिया गया है। अगर आपको याद हो जो गाना था, रुक जाओ ए दिल दीवानी, जो गाना है, उसमें काजोल बुला लेती है इसको गाना गाने के लिए। अब जब ये पियानो देखिए बजा रहा है, जब ये बजा रहा है, तो क्या ये बजा पा रहा है? नहीं। देखिए कैसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे, मतलब आप इस काम के लिए प्रिपेयर नहीं है और आप वो काम कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि जिस काम को आप बिना प्रिपरेशन के करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्ले इट बाय ईयर। अच्छा, अब सोचिए कि इस इडियम की शुरुआत कैसे हुई होगी, क्यों ऐसा बोलते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए इस वाले पिक्चर में आप देखिए, बजाना चाहिए हाथ से, अब समझ में नहीं आ रहा कैसे बजाएं, तो ऐसे कर दिया, कान लगा दिया और ऐसे ऐसे बजा रहे। तो प्ले इट बाय ईयर, अब कान से बज रहा है, मतलब क्या? हम उसको बजाने के लिए तैयार नहीं है, हमें आता नहीं है। तो यहां पे जो आप देख रहे हैं शाहरुख खान के साथ जो ये सिचुएशन हो रहा है, ये सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन है प्ले इट बाय ईयर, जब आप उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है, राइट। तो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी ए, टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन। आप किसी काम को करते हैं बिना प्रिपरेशन के, वो क्या कहलाता है? प्ले इट बाय ईयर। प्लान नहीं, लिसन नहीं, इंप्रूव नहीं, ए इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन आपके सामने में है, रेड लेटर डे। आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या है, रेड लेटर डे, है ना। आप जरा सोचिए, इस पिक्चर से देखिए, आप जरा इमेजिन कीजिए, ये ऑफर लेटर, ये एसएससी का ऑफर लेटर जब आपके घर में आएगा, तो सोचिए कि वो समा, वो माहौल कितना खुशनुमा होगा, है ना। एक विजयी मुस्कान हर एक के चेहरे पे होगा, आंखों में आंसुओं भी नम होंगे, लेकिन उसमें एक अलग ही उल्लास होगा, एक अलग ही खुशी होगी। क्या इस दिन को आप भूल पाएंगे? नहीं, ताउम्र, पूरे जीवन भर जो है आप इस समय को नहीं भूल सकते। और ऐसा दिन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, बहुत ही मेमोरेबल डे है, जिसको आप कभी भूल नहीं सकते, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेड लेटर डे। लेटर आया, है ना, और वो दिन क्या बन गया? बिल्कुल रेड हो गया, बिल्कुल, है ना। तो रेड लेटर डे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वैलेंटाइन डे नहीं चल रहा, रोज डे नहीं होगा, हॉलीडे नहीं चल रहा, आपका बर्थडे नहीं है। आंसर इज व्हाट? मेमोरेबल डे। सोचिएगा जरा, जरा इस इमेजिन याद कीजिएगा और ख्वाब देखिएगा कि ये जल्दी आपके घर पे आए। दैट्स व्हाई आंसर इज व्हाट? आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 74, देखिए कह रहा है, क्वेश्चन है कि रीड बिटवीन द लाइंस, है ना, रीड बिटवीन द लाइंस। आपको इस इडियम का मीनिंग समझाना है। आप जब यहां क्लिप देखे होंगे तब देखिए, ये सब में लिखा हुआ है रीड बिटवीन द लाइंस, और इसको ऐसे करके बिल्कुल देख रहा है। बेसिकली होता क्या है? रीड बिटवीन द लाइंस, है ना। आइए मैं आपको समझाता हूं।
बहुत तरीके से आप समझिएगा रीड बिटवीन द लाइंस क्या होता है। देखिए, आप सपोज कीजिए कि आप किसी से मिलने के लिए गए और आप पूछे भाई कैसे हो, आपने पूछा भाई कैसे हो, उसने आपको जवाब दिया ठीक हो। जवाब कैसे दिया? ठीक हो। तो आपको समझ में आया कि बंदा ठीक हूं तो कह रहा है, लेकिन है क्या? ये दुखी, ये इंसान तकलीफ में है, ये इंसान दिक्कत में है। तो कहने का मतलब क्या है? उन्होंने ठीक है तो बोला, लेकिन जो शब्द उसने नहीं कहा और फिर भी आपको समझ में आया कि ये कहना क्या चाहता है, क्या चल रहा है। तो आपने जो है उनके मन की स्थिति पढ़ ली और आपने क्या पढ़ लिया? एक तरह से रीड बिटवीन द लाइंस, राइट। जो छुपा है मन में, जो चीज नहीं कहा गया, ये भी आपने पढ़ लिया। ये क्या हो गया? रीड बिटवीन द लाइंस। आइए देखते हैं इसका आंसर यहां पे क्या होगा। कह रहा है बी एफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग अगेन। नहीं, डर की तो कोई बात ही नहीं हो रही यहां पे, डर की तो कोई बात ही नहीं हो रही, ये गलत है। हार्म समवन हु ट्रस्ट यू, आपने किसी को नुकसान पहुंचाया, हार्म पहुंचाया? नहीं। स्पीक द ट्रूथ इवन इफ इट इज नॉट, इवन इट इज अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट है, अच्छा नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। सी भी गलत है। अब जब आप ऑप्शन डी देखते हैं तो आप पाते हैं यहां पे कि अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट सेड आउट राइट। आप वो चीज समझ लिए जो चीज नहीं कहा गया, आपने वो चीज समझ लिया जो चीज नहीं कहा गया, जो भी आपने एग्जाम्पल देखा, जो मैंने आपको समझाया। दैट्स व्हाई आंसर इज व्हाट? आंसर इज डी। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इसी बात पे हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओह, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। इडियम्स एंड फ्रेजेस है और इडियम आपके सामने में कैच 22, बहुत प्यारा कैच 22 है ना। अब तक तो आप लैंग्वेज देखते थे, लेकिन आप पहली बार ऐसा देख रहे हैं जहां पे जो है न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया इडियम एंड फ्रेजेस में और लिखा हुआ है कैच 22 का मतलब क्या होता है? इट वॉज कैच 22 सिचुएशन फॉर द मैनेजर, है ना, कैच 22। आइए मैं आपको बताता हूं, आइए इस पिक्चर पे भी, लेकिन पहले आपको मैं समझाऊं। देखिए हिंदी में कहते हैं कैच 22 को आगे कुआं पीछे खाई, और ऐसे कह लीजिए कि ना घर का ना घाट का। मतलब वो इंसान अब ऐसे सिचुएशन में फंस गया है कि वो ना कुछ कर सकता है, ना आगे ना पीछे, कुछ नहीं। मतलब कहने का मतलब है जिस परेशानी में वो फंस गया है, उसका सॉल्यूशन अब उसके पास नहीं है। ये क्या है? कैच 22। देखिए एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, यहां पे आप देख रहे हैं यहां बैठे हुए हमारे युधिष्ठिर जी, और ये दूत सभा है ना, और यहां दूत सभा में ये सब कुछ हार जाते हैं, अपना हर सब कुछ, है ना, भाई भाई, धन दौलत संपत्ति, है ना, द्रौपदी, सबको ये हार जाते हैं। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि इनको इतनी बुद्धि नहीं है कि मुझे यहां से उठ जाना चाहिए, मुझे नहीं खेलना चाहिए, लेकिन अपने वचन से, अपने शब्दों से ये ऐसे बंध गए हैं कि इनको बार बार, है ना, बार बार शकुनी जी हैं जो है, बार बार इनको इनका धर्म याद दिला दिला करके, अब इनके वचन को याद दिला दिला करके इनको बार बार बिठाते हैं, और ये जब जब खेलते हैं तब तब क्या जाते हैं? हार जाते हैं। तो कहने का मतलब है ये इस सिचुएशन में खड़े हैं जहां ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक तरफ सब कुछ गवा दिए और इसको ये छोड़ के जा भी नहीं सकते। मतलब ऐसे ये प्रॉब्लम में फंस गए हैं जहां से निकलना क्या है? इम्पॉसिबल है। अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति इन विच द सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल। एक ऐसी डिफिकल्ट स्थिति जिसका सॉल्यूशन क्या है? इम्पॉसिबल है। वही यहां दिखाया गया महाभारत में कि लाख प्रयास करते हैं, लाख सब कुछ होता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है वो इम्पॉसिबल रहता है। और ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग? कैच 22, राइट। तो चैंपियन वाली बात नहीं हो रही, सक्सेसर वाली बात नहीं हो रही, राजगद्दी थ्रोन वाली बात नहीं हो रही, आउटकम रिजल्ट की बात नहीं हो रही, पॉजिटिव की कोई बात नहीं हो रही, राइट। बी सी डी सारा गलत है, ए इज द राइट आंसर। अब सवाल यहां ये उठता है कि सर मुझे ये तो बताएं, ये आया कैसे? कैच 22 होता क्या है? कैसे आया ये चीज यहां? देखिए आपको मैं बताऊं, बेसिकली कैच 22 क्या है? एक नॉवेल है, किताब का नाम है ना, और उस किताब में ये बताता है, उसकी जो कहानी स्टोरी है उसकी समराइज में हल्का सा कर देता हूं आपको, ताकि दिमाग में ऐसे याद तो कोई रहेगा ही, फिर भी सुना देता हूं थोड़ी सी कहानी।
है ना। इसमें क्या है कि युद्ध हो रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, और उसमें जो पायलट है, मतलब एक हवाई जहाज उड़ रहा है, और उसमें जो पायलट है वो चाहता है कि इसको मैं ग्राउंडेड कर दूं, मैं नीचे उतार दूं एरोप्लेन को, फ्लाइट को, है ना। लेकिन वो युद्ध है तो वो नीचे उतर नहीं सकता, ये सारी समस्याएं हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है कि वो खुद को अगर पागल करार कर दे कि वो पागल है, तो फिर वो उसको छोड़ सकता है, लेकिन उसको रहना फिर उसी में है। अब सोचिए वो क्या करे, वो चाहता है कि ग्राउंडेड भी करे, छोड़ भी नहीं सकता। ये उस नॉवेल में बताया गया है, और इसीलिए उस नॉवेल का नाम उन्होंने रखा क्या है, कैच 22। उस नॉवेल से, उस उपन्यास से, उस किताब से ये बात आई क्या, कैच 22। तो कहने का मतलब हुआ ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन जिससे आप बाहर आ पाना इम्पॉसिबल है, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैच 22, राइट। तो ए इज द राइट आंसर। हर तरह से मैंने आपको समझा दिया, आई थिंक आप कभी नहीं भूलेंगे, राइट। आपको बताना है कि टू फ्लैग द डेड हॉर्स, देखिए लिखा है टू एक्सेप्ट द चैलेंज, टू वेस्ट द एफर्ट्स, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस एंड टू कंप्लीट द वर्क, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप इसको यहां पे देख रहे हैं, आप पा रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जो घोड़ा मर गया उसको बार बार पीटने से क्या मिलेगा, मुझे बताइए, नहीं ना, है ना। तो एक तरह से क्या, ये टू फ्लीग अ डेड हॉर्स, तो अब ये मर ही गया, इसको बार बार पीटने से, करने से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। अब तो ये घोड़ा किसी काम का ही नहीं रहा, जब ये किसी काम का नहीं रहा, अब इस पे खामखा एनर्जी जो है, तो यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है व्हाट, वेस्ट द एफर्ट्स। तो बी जो है इसका क्या होगा, बी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, और आपके सामने में ये इडियम्स एंड फ्रेजेस है, और आपको बताना है ऑफ द फर्स्ट वाटर, ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब क्या है, राइट। ये इडियम है आपके सामने, ये है क्या, क्या ये ऑफ एनिशिएंट ओरिजिन है, ऑफ फेवरेबल ओपिनियन है, ऑफ नो सिग्निफिकेंस है, या ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है, क्या है ये ऑफ द फर्स्ट वाटर, ये क्या है। समझेंगे इन चीजों को बहुत अच्छे से। देखिए ऑफ फर्स्ट वाटर है ना, देखिए इसको समझने के लिए देखिए यहां बहुत प्यारा सा हमने एक पिक्चर लगाया है, और देखिए बिल्कुल है ना, प्राकृतिक की गोद में देखिए हिमालय है, समझते हैं इस फ्रेज को, है ना, बहुत तरीके से समझते हैं। देखिए कहीं और कुछ और है, चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, तो इसकी उत्पत्ति तो फॉरेन से हुई होगी, लेकिन इसको हम लोग अपने देश के अकॉर्डिंग, मैंने अपने तरीके से इसको समझा है, और मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें याद कैसे रहेगा। जरूरी हमें यह देखना है कि हमें याद कैसे रहेगा। आइए देखिए समझिएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि देखिए हिमालय है, और हिमालय से क्या निकलता है, गंगा, ठीक है। देखिए जिस जगह ये निकला, जहां से ये निकला, ठीक है, जब देखो तो हिमालय से यहां निकल रहा है, तो ये कुल मिला के क्या है, एक तरह का ये कुल मिला के क्या है, ऑफ द क्या है, फर्स्ट वाटर, पहला पानी है यहां से, फर्स्ट वाटर मानते हैं। देखिए यही पानी जब जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अपना विशाल है ना, अनंत तरह से जा रहा है, तो ये सपोज कीजिए कि ये जाते जाते कहां चला गया, यूपी से गुजर रहा है, और कहां पहुंचा, ये वाराणसी। अच्छा, और कहां पहुंचा, और आगे गया तो बिहार पहुंच गया, वहां मान लीजिए एक जगह है बेगूसराय, वहां पहुंच गया। अब देखिए वहां पे जो है बहुत जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, वो अपने बहुत सारे गंदगी उसमें डालते हैं। तो अब देखिए क्या उस पानी की शुद्धता, प्योरिटी वो रही, जो पानी का प्योरिटी यहां था, क्या रहा, नहीं रहा। पानी जो है बहुत दूर जा चुका है, और वो थोड़ा गंदा भी हो चुका है। एक फिल्म भी बनी है ना कि राम तेरी गंगा मैली, इस तरह की पिक्चर भी बनी, तो वो पानी आगे जाके थोड़ा सा जो है वो खराब हो रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए, जो पानी इस जगह है, जो ऑफ द फर्स्ट वाटर है, क्या वो बेस्ट क्वालिटी नहीं है? है। क्या है वो? बेस्ट क्वालिटी है। आई थिंक बहुत अच्छा एग्जांपल्स दिया मैंने आपको, और इसके थ्रू आप कभी नहीं भूलेंगे इस हिमालय के माध्यम थ्रू कि ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब क्या हो गया, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, बिल्कुल सबसे अच्छा क्वालिटी है। भी वो कोई यहां पे
एनिशिएंट ओरिजिन नहीं है, कोई फेवरेबल ओपिनियन नहीं है, और कोई सिग्निफिकेंस, कोई महत्व की बात नहीं हो रही, बल्कि ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। तो कहने का मतलब है जहां भी हमारा ईडियम होगा ऑफ द फर्स्ट वाटर, पहला पानी, उसका मतलब क्या होगा? बेस्ट क्वालिटी। ऐसे इसकी कहानी थोड़ी अलग है फॉरेन के अकॉर्डिंग, कि वहां पे जो प्रीसियस मेटल है वो पहला पानी है तो बिल्कुल वो प्योर है, अच्छा क्वालिटी दे रहा है, इसीलिए इसको ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम लोग तो इसे ऐसे याद रखेंगे, हमारे स्टूडेंट तो इसको ऐसे ही याद रखेंगे। तो डी इज द राइट आंसर। पहला पानी है, बिल्कुल यहां से निकला है, और वो क्या है? बेस्ट क्वालिटी है। तो डी इज द राइट आंसर। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और फिर कुछ नया चीज सीखते हैं, राइट? हाँ, देखिए फिर से आपके सामने एक ईडियम है, और इस ईडियम में आपको बताना है, लिखा हुआ है टू टेक अ बैक सीट। जब आप क्या ले लेते हैं? बैक सीट ले लेते हैं। इससे हम क्या समझते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले आइए इस क्लिप के माध्यम से कुछ समझते हैं। टू टेक बैक सीट, देखिए गाड़ी चल रही है और ये बैक सीट पे बैठ गए, फ्रंट सीट पे नहीं है। अगर फ्रंट सीट पे होंगे तो क्या होगी? जिम्मेदारी होगी, है ना? लेकिन कहां बैठ गए हैं? ये बैक सीट पे बैठ गए भाई। जैसे मान लीजिए, ये तो चलिए कार का सीन है, मान लीजिए बस में चल रहा है और पूरी टीम कोई जा रही है या कुछ ऐसा जा रहा है, तो वो इंसान कहां बैठ गया? बैक सीट पे बैठ गया। मतलब बैक सीट पे बैठ गया, इसी मतलब क्या हुआ? एक तो उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, पहली बात। दूसरी बात क्या हुआ कि जो हो रहा है हम होने दे रहे हैं, हम पीछे से देख रहे हैं, और हम बहुत अधिक इंटरेस्टेड नहीं है, मेरे सर पर कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? बैक सीट पे बैठे हैं, जिम्मेदारी नहीं ली, जो हो रहा है ठीक है ना? और मैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं, और मैं इंटरेस्ट नहीं हूं उन चीजों में जो हो रहा है, ठीक है? मैं पीछे से बैठ के आराम से देख रहा हूं जो हो रहा है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। आइए समझते हैं इन बातों को। देखिए क्या कहना चाह रहा है टू टेक अ बैक सीट का मतलब? टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट, सही है। फ्रंट पे बैठा होता तो वो इंपॉर्टेंट है वो इंसान, ये हो सकता है। टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट, और गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स। गिव अप, त्याग दिया, किस चीज को? छोड़ दिया, ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, कंट्रोल को ही गिव अप कर दिया, त्याग दिया, है ना? अगर फ्रंट सीट पे बैठता तो त्याग नहीं करता, राइट? तो उसने क्या कर दिया? एक तरह से गिव अप कर दिया, राइट? चलिए ये ऑप्शन हो सकता है। आइए ऑप्शन बी पे देखते हैं। कह रहा है टू लेक्चर और क्रिटिसाइज। यहां लेक्चर की कहीं बात नहीं हो रही, यहां क्रिटिसाइज, कंप्लेन का कोई बात नहीं हो रहा, कोई आलोचना नहीं हो रहा। ऑप्शन तो बी तो गलत है। सी देखिए, कह रहा है टू बी लेस सक्सेसफुल इन वंस एफर्ट। जो हम प्रयास करते हैं उसमें क्या? लेस सक्सेसफुल होना ना, ऐसा यहां कोई बात नहीं हो रहा। डी देखिए, टू गो थ्रू अ शॉर्ट बट अनप्लीजेंट पीरियड ऑफ टाइम, है ना? शॉर्ट के थ्रू जा रहे हैं और बहुत अनप्लीजेंट लाइफ चल रहा है साथ में, ना, ऐसा कुछ भी नहीं। बल्कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना? ए इज द राइट आंसर। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने लिखा हुआ है, एसएससी सीपीयू ने पूछा है इसको, 2022 का क्वेश्चन है। अ मेयर्स नेस्ट, क्या है? अ मेयर्स नेस्ट, है ना? और इसका मतलब आपको बताना है कि ये क्या होगा। इज इट डीप क्राइसिस? इज इट सिंपल एंड इंटरेस्टिंग? इज इट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन? और इज इट एरिया ऑफ लॉ? इस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप? इज इट ए, इज इट बी, इज इट सी, और इज इट डी? क्या लगता है आपको, क्या इसका आंसर होगा? देखिए MERE, है ना? मेयर मतलब क्या होता है? घोड़ी, ये, है ना? यहां पे ये जो है ना, ये है, ये क्या है? ये है मेयर, ठीक है? कह रहा है इसका नेस्ट मतलब इसका घोंसला, है ना? नेस्ट, घोंसला, ठीक है। आप मुझे बताओ, क्या यह संभव है? आपने कहीं देखा? चिड़िया थोड़ी है जो चिड़िया का घोंसला होगा। कोई अगर ये कह दे कि मैंने घोड़े का या घोड़ी का मैंने क्या देखा है? घोंसला देखा है, तो क्या इस बात को आप बिलीव करेंगे? कोई हो सकता है कि आपको बताए बढ़ा चढ़ा करके हमने ऐसा देखा है, वैसा देखा है, ये देखा है, चलो मैं आपको ये नया चीज दिखाता हूं, ये दिखाता हूं, वो दिखाता हूं, लेकिन आप जब वहां गए बोले यार ये संभव ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या है? ये है मेयर्स नेस्ट, है ना? मेयर्स नेस्ट कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई ये कह दे कि चलो मैं तुम्हें घोड़ी का एक घोंसला दिखाता हूं, जो कि संभव नहीं है।
राइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब है कोई भी चीज क्या है, कोई भी चीज अगर फॉल्स है, गलत है, फॉल्स एल्यूजन है, भ्रम है, फॉल्स एल्यूजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेयर्स नेस्ट। या आप इसको यूं कह सकते हैं कि कोई भी आपने सर्च किया है या पाया है फॉल्स डिस्कवरी, जो आपने खोज किया है गलत है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेयर्स नेस्ट। या अच्छा, ये संभव तो नहीं है, अगर कोई बता भी रहा है तो क्या ये बातूनी बातें हैं, फालतू बातें, इसका कोई मतलब नहीं है, क्या ये वैल्यू नहीं इस बात की, तो क्या बोलेंगे, जब इस बात का वैल्यू ही नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, वर्थ। वर्थ मतलब क्या होता है, वैल्यू, मतलब इस बात का कोई वैल्यू नहीं है तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा वर्थलेस, राइट। तो देखिए मेयर्स नेस्ट का यहां 3 मतलब समझ में आया कि कोई भी चीज भ्रम है, फॉल्स भ्रम है, गलत भ्रम है, वो है यहाँ आपका मेयर्स नेस्ट। कोई भी चीज आपने ढूंढा है, पाया है जो कि गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है, वो क्या है, फॉल्स डिस्कवरी, वो भी क्या है, मेयर्स नेस्ट। या फिर जो चीज बातूनी है, फालतू बात है, जो कि रियल नहीं है, वो क्या है, वर्थलेस है, वो भी क्या है, मेयर्स नेस्ट। या कभी कभी क्या होता है, इसका एक मीनिंग और होता है, ध्यान दीजिएगा, एक मीनिंग इसका और होता है कि अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में, किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में अगर आप फंस गए हैं तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, अ मेयर्स नेस्ट। ये कॉम्प्लिकेटेड ही तो है ना, ये क्या ट्रू है, क्या नहीं, क्या है ये एक तरह का क्या है, कॉम्प्लिकेटेड ही तो है ना। तो कहने का मतलब है इसका एक मीनिंग और होता है क्या, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो देखिए यहां पे जो आंसर दिया है वो तो सी होगा इसका आंसर, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे, हो सकता है कि इनमें से कभी कोई आपको ऑप्शन दिख जाए, तो आपको जानकारी सब कुछ होना चाहिए, आपको मालूम सब कुछ होना चाहिए, तो इसमें से भी इसका कोई आंसर हो सकता है, राइट। या फिर ये, इसका तो 2 मीनिंग आपको समझ में आया, इट इज कॉल्ड व्हाट, मेयर्स नेस्ट। तो सी इज द राइट आंसर। माउंटेन मैन, द मांझी, और इनसे एक बहुत सुंदर सा भी वर्ड सीखेंगे हम लोग, याद होगा ना आपको, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, है ना, बड़ा फेमस डायलॉग है इनका, माउंटेन द मांझी मैन का, अगर आपने देखा होगा पिक्चर तो, है ना, बोलते भी है ना वो, तुमको क्या लगा हम नहीं आएंगे, है ना, सब राजी खुशी, है ना, ऐसा बहुत ही शानदार सब डायलॉग है इस फिल्म में, है ना, बहुत गुरूर है तुमको, लाइक दिस इज स्पीकिंग इन द फिल्म, है ना, कहा लगा तुमको हम नहीं आएंगे, आ गए। चलिए, तो हमारे सामने जो है मांझी जी हैं, माउंटेन मैन, ठीक है। तो देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, क्या बन गए आप, स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए, इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफिकल्टीज, जबकि आपके रास्ते में बहुत सारे परेशानी आई, बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत सारी मशक्कतें आई, बहुत सारी तकलीफ आई, इसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद भी आप क्या बने, स्ट्रॉन्ग पर्सन बने। अगर आपने पिक्चर देखा होगा मांझी द माउंटेन मैन, तो आपने देखा होगा कि इतनी तकलीफें आई और एक इंसान अकेला पहाड़ काट दिया, है ना। और स्टार्टिंग में आप देखे होंगे एक अलग ही मतलब रोमांटिक सा लड़का, ऐसा मतलब वो कर रहे हैं, हम बिल्कुल शर्ट वर्ट पैंट वैंट पीले पीले पहने हुए हैं और बिल्कुल हम रांझना स्टाइल में, मजनू स्टाइल में मतलब घूम रहे हैं, लेकिन यही इंसान एक दिन क्या करता है, पहाड़ चीर देता है, पहाड़ काट देता है। तो ये क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग पर्सन बनता है। ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे, क्या ऐसे इंसान को हम एनेक्सियस कहेंगे, क्या ऐसे इंसान को हम लोग ट्रिगर्ड कहेंगे, क्या ऐसे इंसान को हम लोग सेफ कहेंगे, या ऐसे इंसान को हम लोग रेजिलियंट कहेंगे, क्या कहेंगे, ऐसे इंसान को एनेक्सियस कहेंगे, ऐसे इंसान को ट्रिगर्ड कहेंगे, ऐसे इंसान को सेफ कहेंगे, या फिर ऐसे इंसान को हम लोग रेजिलियंट कहेंगे, क्या कहेंगे। अगला आंसर आपका, एक बार आप ट्राई तो करें। देखिए सेफ तो ऐसे इंसान को नहीं कहेंगे, सबसे पहले आप सी काट सकते हैं। देखिए यहां पे एक वर्ड आ रहा है क्या, एनेक्सियस। एनेक्सियस मतलब क्या होता है, कोई चिंतित है, परेशान है, दुखी है, एनॉयड है ना, अरे क्या कैसे हो, अरे छोड़ यार अभी मेरे से मत बात कर तू यार, क्या खामा का दिमाग खराब, बेचारा कहीं ना कहीं एनेक्सियस है ना, मतलब वो कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं एनॉयड है वो इंसान, है ना, एनॉयड है वो इंसान, एनॉयड है, राइट, एनॉयड है वो इंसान, ठीक है। तो एनेक्सियस तो नहीं होगा। देखिए एक वर्ड आ रहा है ट्रिगर्ड, तो आपको पता होगा कि बंदूक में एक ट्रिगर होता है ना, ट्रिगर, ठीक है। अच्छा
तो देखिए कभी कभी कहते हैं ना कि यार इसने झगड़ा नहीं होता, लेकिन इसके वजह से हो गया, है ना, सॉरी, झगड़ा नहीं होता लेकिन इसकी वजह से हो गया, क्योंकि इसने ट्रिगर किया है सब कुछ। कहने का मतलब क्या है, उस व्यक्ति ने क्या किया, उत्प्रेरित किया, उस व्यक्ति ने उत्प्रेरित किया, इसीलिए जो झगड़ा हुआ। तो ये जो उत्प्रेरित करना होता है ये क्या कहलाता है, ट्रिगर्ड, है ना। टू हैपन समथिंग सडनली, कुछ भी जैसे अचानक से हो गया, है ना, इसको कह सकते हैं आप टू हैपन समथिंग सडनली, राइट, ट्रिगर कर दिया अचानक से, खत्म। नहीं, ट्रिगर्ड इसका आंसर नहीं होगा। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या, रेजिलियंट, रेजिलियंट, राइट, रेजिलियंट मतलब ऐसा इंसान जो मजबूत इंसान बनता है, मजबूत इरादे होते हैं उसके पास, और न जाने कितने लाखों परेशानी, लाखों मुसीबतें आती हैं, उसके बावजूद भी वो इंसान डटा रहता है और मजबूत इंसान बनता है। ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिलियंट। अब देखो हमें याद कैसे रहेगा ये वर्ड, ये रेजिलियंट हमें याद कैसे रहेगा, आओ क्लास में आपको याद कराते हैं, अभी याद कराते हैं, आपको अभी याद हो जाएगा। देखो ध्यान दीजिएगा, देखिए अभी जो मांझी जी हैं, माउंटेन मैन जो हैं, ये अभी जो फिलहाल जो इन्होंने रूप ले लिया है, बड़ा बड़ा दाढ़ी, बड़ा बड़ा बाल, है ना, बिल्कुल देखिए कपड़े उपड़े कैसे कर लिए हैं, सर पे बिल्कुल बांध दिए हैं, मतलब कैसे बन गए अब ये, ऐसा लग रहा है इनको देख करके कि अब ये ऋषि बन गए हैं, है ना। तो मांझी जी लग रहा है क्या बन गए हैं, ऋषि बन गए हैं, ऋषि बन गए हैं, क्योंकि अब ये क्या बन गए हैं, रेजिलियंट बन गए। देखिए कुछ मिमोनिक्स यहां मैच कर रहा है, ऋषि सा कुछ मैच कर रहा है, ऋषि मैच कर रहा है, कहने का मतलब है मांझी जी ऋषि बन गए हैं, लेकिन बन क्या गए हैं, वो रेजिलियंट बन गए हैं। ऋषि मांझी जी ऐसा लग रहा है, दिख कैसे रहे ऋषि जैसे, और बन गए हैं क्या, रेजिलियंट बन गए। इस तरह से आपको याद आ सकता है, ऋषि सा बन गए हैं मेहनत करते करते, और वो बन क्या गए, रेजिलियंट बन गए। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर डी हो गया। तो डी इज द राइट आंसर। अभी राजनीतिक माहौल चल ही रहा है, आपको पता है ना, और आपको बताना है, ये बहुत चल रहा था अभी, बहुत सारे मीम्स बन रहे थे, है ना, बहुत सारे मीम्स बन रहे थे, और उसमें लिखा हुआ था ऑल आईज, है ना, और उसमें नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि किंग मेकर बन गए थे, सबकी आंखें, सबकी निगाहें टिकी हुई थी किसके ऊपर, नीतीश कुमार जी के ऊपर। तो ये आ भी रहा था, बहुत सारे मीम्स बने थे, ऑल आईज ऑन नीतीश कुमार लाइक दिस, है ना। तो क्योंकि इस बार का जो कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ था कि जब तक जो है दोनों साथ नहीं देते, ये दोनों बैठे हुए दिग्गज बैठे हुए हैं, है ना, तब तक जो है बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बन पाती। तो सबकी निगाह किसके ऊपर थी, नीतीश कुमार जी के ऊपर भी थी, है ना। तो ऑल आइज, तो जब कहने का मतलब ये होता है, जब आप वेट करते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा ऑल आइज का आंसर। क्या यहाँ गुस्सा से देख रहे थे, बिल्कुल नहीं, वॉचिंग ईगरली, है ना, वॉचिंग ईगरली, क्या होने वाला है, उत्सुक से देख रहे हैं। वॉचिंग विथ नो इंटरेस्ट, नहीं रे भैया, पूरा इंटरेस्ट बना हुआ था। नॉट वॉचिंग एट ऑल, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, बी। कहने का मतलब है ऑल आईज का मतलब क्या हो गया, वॉचिंग ईगरली, है ना, मतलब सबकी निगाह जो थी वो किनके ऊपर थी, सबकी निगाह नीतीश कुमार जी के ऊपर थी कि ये क्या करने वाले हैं। सब लोग हैं यहाँ बैठे हुए, है ना, चिराग पासवान भी है, एक से एक दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सबकी निगाह किसके ऊपर थी, सबकी निगाह थी नीतीश कुमार जी के ऊपर, राइट। तो दैट्स व्हाई आंसर इज व्हाट, आंसर इज बी, दैट इज वॉचिंग ईगरली। आइए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए आपके सामने जो ईडीएम है वो है रेड टैप, और आपको बताना है कि रेड टैप का मतलब क्या होता है। बहुत लंबा चौड़ा ऑप्शन है, समझते हैं इसको। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि रेड टैप होता क्या है, और फिर इस ऑप्शन को हम लोग छांटेंगे। आप देख सकते हैं इस क्लिप में कह भी रहेंगे कि देयर इज टू मच रेड टैप ऑलरेडी, है ना, देयर इज टू मच रेड टैप ऑलरेडी, बहुत ज्यादा रेड टैप पहले ही हो गया है। तो भैया ये रेड टैप क्या है, ये तो समझे, ये रेड टैप मतलब होता क्या है। चलिए समझते हैं रेड टैप को, ना एकदम ध्यान से समझिएगा।
देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी नया सेटअप डालना चाहते हैं, ठीक है, कोई नया आप फर्म खोलना चाहते हैं, ठीक है, कुछ एक चीज है जो आपको ब्यूरोक्रेसी से पेपर की जरूरत है, आपको लाइसेंस बनवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो आप जब काम करना वाला स्टार्ट किए तो आप जो है ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर काटने लगे, ये काम करवा दीजिए, ये काम करवा दीजिए, ये पेपर है, वो पेपर है, और हो क्या रहा है, आपका काम इस वजह से क्या हो रहा है, बहुत अधिक डिले हो रहा है। मतलब उस पेपर्स के वजह से, उस डॉक्यूमेंट्स के वजह से, है ना, वो ब्यूरोक्रेट्स की वजह से क्या हो पा रहा है, आपका काम बहुत डिफिकल्ट हो रहा है और काम आपका बहुत लेट हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रेड टेप, ठीक है, रेड टेप। ओके, आपका जब भी काम क्या हो जाए, लेट होने लगे, नौकरशाही जो ऑफिसर्स होते हैं इन लोगों की वजह से, और आपको बहुत डिफिकल्ट का सामना करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेड टेप। वही चीज देखिए यहां भी समझाना चाह रहा है, ये कह रहा है कि देयर इज टू मच रेड टेप ऑलरेडी, पहले ही बहुत सारा रेड टेप हो गया है, राइट। अच्छा, अब देखिए एक सवाल यहां ये उठता है कि इस ईडीएम को हम लोग रेड टेप ही क्यों कहते हैं। आखिर जो ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में, कागजात ऊपर करने में, या जो भी पेपर वर्क है, इसको काम को पूरा करने में जो इतना तकलीफ होती है, देर होती है, लेट होता है, और जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है आपको, जिसको हम लोग रेड टेप कहते हैं इंग्लिश में, तो आखिर इसको रेड टेप ही क्यों कहते हैं, सवाल यहाँ ये उठता है। देखिए, तो आपको मालूम होगा कि जब भी ये जो ऑफिशियल्स की, ये जो ऑफिसर्स की, ये जब कोई भी जो कानूनी कार्रवाई, ये सब कुछ जो कुछ होती है, अगर आप देखते होंगे, है ना, तो ये जो पेपर वर्क, ये जो कुछ भी होता है या जो कुछ भी आपके सामने आता है, आपने ध्यान दिया होगा, ये हमेशा लाल कलर के कपड़े से बना होता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, है ना। कोई इतना फाइल लेके आया गया, कानून से आया है, कहीं से आया, तो आप देखते होंगे हमेशा उसको क्या किया जाता है, लाल कपड़े से बना जाता है, लाल कपड़े में बना हुआ होता है। तो लाल कपड़े में बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसमें जो कागजात है, जो पेपर वर्क है, वो किसका है, ब्यूरोक्रेसी का है, नौकरशाही का है, ऑफिसर्स का है ना। और आपको जो है कागज में लपेटा जा रहा है बार बार, तो किसमें है वो सब कुछ, वो लाल कपड़े में है, इसीलिए इस फ्रेज का नाम क्या पड़ जाता है, रेड टेप। क्लियर है, एकदम बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत वक्त भी लगा आपको समझाने में, इस तरह से कभी आप इसको भूलेंगे नहीं, राइट। तो देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है क्या इसका मतलब, कैच समवन, नहीं, एट द मोमेंट दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑफिशियल्स रूल्स चलेगा, ऑफिशियल्स रूल, हाँ, ऑफिशियल के रूल हैं, एंड ब्यूरोक्रेसी, बिल्कुल सही, है ना, ऑफिशियल्स के रूल है, ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, डेट मेक इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग, इस वजह से क्या हो रहा है, आपको काम करने में बहुत तकलीफ आ रही है, हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन सी देखिए, हैव अ नेगेटिव अमाउंट इन योर बैंक बैलेंस, नहीं, बैंक बैलेंस की यहां बात नहीं हो रही। समथिंग अनइंपॉर्टेंट दैट टेक्स अटेंशन अवे फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट, नहीं, यहां पे अटेंशन की बात नहीं हो रही, यहां मेन सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही। आंसर क्या हो गया इसका, बी, रेड टेप का मतलब हो गया, सीधा सा मतलब है कि वो सारे नियम कानून, सारे ऑफिशियल्स रूल, है ना, और वो नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, दैट मेक इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग, जो आपको काम करने में बहुत तकलीफ देता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेड टेप। और वही यहां पे इस साहब को भी क्या हो रहा है, रेड टेप का सामना करना पड़ रहा है, राइट।